हेलो बच्चों। पिछला जो क्लास रहा उसमें मैंने आप लोग को बताया कि जो अध्याय 1 है, अध्याय 1 में धारा 1 और धारा 2, धारा 2 के अंतर्गत हम लोग उसकी उपधारा 1 से 30 तक देखा कि कौन सी परिभाषा है, किसको किस तरीके से हम परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, तो जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो एक बार पिछला वीडियो जरूर देखें। आज का जो क्लास है उसमें हम लोग देखेंगे अध्याय 2, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993, उसका अध्याय 2। और अध्याय 2 जो है ये काफी महत्वपूर्ण है। अध्याय 2 का जो धारा 3 है ये बताता है ग्राम सभा के बारे में। तो ये जो अध्याय 2 है, इस अध्याय 2 में पूरा ग्राम सभा का वर्णन है, पूरा विस्तारित वर्णन हम करेंगे कि ग्राम सभा क्या है, कैसा है, किस तरीके से है। ठीक है, तो धारा क्रमांक 3 बताता है ग्राम सभा, और इस ग्राम सभा के जो ग्राम सभा की अधिसूचना है इसको राज्यपाल द्वारा अधिसूचित किया जाता है। तो इसकी अधिसूचना कौन जारी करेगा? राज्यपाल। ये एक फैक्ट है जो आप लोगों को याद रखना है। मैंने पहले ही आपको बताया कि अधिसूचना निकालने का कार्यक्रम राज्यपाल का ही होता है। राज्य सरकार अधिसूचना नहीं निकालेगा। राज्य सरकार का काम होता है घोषणा करने का कि राज्य सरकार जो है जब वो राज्य पत्र में आ जाएगा या आने से पहले या आने के बाद घोषणा किया जा सकता है। ठीक है, नवीन खंड कौन कौन से बने, नवीन तहसील कौन से बने, नवीन जिला इत्यादि इत्यादि। ये पिछला वीडियो पूरा क्लियर आप देखोगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगा। अभी हम बात करते हैं ग्राम सभा के बारे में। चलिए, ग्राम सभा के बारे में थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊं। हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम लोग 4 सभा के बारे में पढ़ते हैं। कौन कौन सी सभा के बारे में पढ़ते हैं? एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है हमारा राज्यसभा, तीसरा होता है हमारा विधानसभा, विधान परिषद नहीं है, विधानसभा, ये 4 सभा, और चौथा होता है हमारा ग्राम सभा जो सबसे मूल इकाई माना जाता है, जो सबसे मूल इकाई है। इन सभाओं में क्या अंतर है? तो सबसे पहले प्रमुख अंतर यह है कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की संख्या सीमित है। यदि आप लोकसभा की संख्या के बारे में जानना चाहते हैं तो संवैधानिक जो प्रक्रिया है उसके आधार पर लोकसभा की संख्या भी एक नियमित संख्या है, एक सीमित संख्या, 545 सदस्य, 552 सदस्य जो भी है। राज्यसभा की संख्या भी नियमित है, सीमित संख्या है, उससे ज्यादा हम बढ़ा नहीं सकते। वो अलग बात है कि बाद में संवैधानिक संशोधन हो जाए तो वो बढ़ सकता है, लेकिन संख्या सीमित रहेगी। विधानसभा की संख्या भी सीमित रहेगी। अलग अलग राज्यों में जो विधानसभाएं गठित होती हैं उनकी संख्या भी क्या रहती है? सीमित। लेकिन जो ग्राम सभा है, ग्राम सभा की संख्या सीमित नहीं है। ग्राम सभा की संख्या में ग्राम सभा की जो सदस्य संख्या है वो किसको माना जाता है? जब ग्राम पंचायत का गठन होता है तो ग्राम पंचायत स्वयं कार्य नहीं करेगा। ग्राम पंचायत के लिए ग्राम सभा रहेगी, ग्राम सभा की बैठकें होंगी, उस बैठक में निर्णय निकलेगा, निर्णय निकलने के बाद में जो सरपंच है वो सरपंच जो है उसके आधार पे कार्य करेगा। ठीक है, या सरपंच स्वयं निर्णय भी ले सकता है। आर्थिक और सामाजिक विकास की जब बात आती है तो सरपंच का, लेकिन बैठक होना जरूरी है, बैठक में ही नीति निर्धारण का कार्यक्रम तय होगा। ठीक है, तो अब इन तीनों में एक अंतर मैंने आपको बताया कि ग्राम सभा के लिए ऐसा कोई संख्या निर्धारित नहीं है कि इतना संख्या होना ही चाहिए। जैसे मैंने बताया लोकसभा के लिए एक निश्चित संख्या है, इतना संख्या होना चाहिए, राज्यसभा के लिए भी निश्चित है, विधानसभा के लिए भी निश्चित है, ग्राम सभा के लिए निश्चित नहीं है। ये पहली चीज। दूसरी चीज, ग्राम सभा जो है इसमें से सभी जो है, ये लोकसभा और विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो तो 5 साल बाद बदल ही जाते हैं। दोबारा चुन के आते हैं तो अलग बात होती है, लेकिन वो 5 साल बाद बदल जाता है। राज्यसभा के सदस्य भी ऐसा कोई असीमित या अनंत दिनों के लिए नहीं होते हैं, इनकी भी एक निश्चित अवधि होती है, उतनी अवधि तक वो कार्य करते हैं राज्यसभा के सदस्य। लेकिन ग्राम सभा के सदस्य जो हैं ये स्थायी होते हैं, इनकी कोई निश्चित अवधि नहीं होती है। ग्राम सभा में जितने भी सदस्य रहेंगे वो सदस्य जो है, ग्राम पंचायत विघटन हो गया है 5 साल बाद, सरपंच जो होगा वो स्थायी नहीं रहेगा, सरपंच 5 साल बाद बदलेगा, लेकिन ग्राम सभा जो होगा वो कभी भी नहीं बदलेगा। वो जो ग्राम सभा रहेगा
वो ग्राम सभा के सदस्य जो है वो असीमित दिनों तक के लिए रहेंगे। ठीक है, तो इस चीज को आपको याद रखना है। इसके लिए ना तो कोई सीमित सदस्यता है और ना ही इसकी कोई अवधि का निर्धारण किया गया है। ठीक, तो सबसे बड़ी इकाई हम इसको मानते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में। सबसे बड़ी स्थायी इकाई आप चाहो तो ग्राम सभा को मान सकते हो, और चाहो क्या है, इसको माना ही जाता है। अब देखिए, ग्राम सभा जो होता है, सबसे जो न्यूनतम स्तर की जो इकाई है, वो न्यूनतम स्तर की इकाई सबसे बड़ी इकाई है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया ग्राम सभा के बारे में, अधिसूचना कौन देगा, राज्यपाल द्वारा दिया जाएगा। ग्राम सभा बाकी सभाओं से अंतर किस तरीके से होता है, तो इसकी कोई निश्चित अवधि आपको नहीं मिलने वाली है। दूसरी चीज, सीमित सदस्य संख्या नहीं है, इसकी असीमित सदस्य संख्या होगी। अब वो सदस्य जो होंगे वो सदस्य कैसे बनते हैं, तो ग्राम सभा जो होगा इसका कोई ऐसा गठन का वो नहीं है। मतलब क्या होगा कि जैसे एक निश्चित क्षेत्र के लिए, मान लो ये हमारा कोई निश्चित क्षेत्र है और ये है हमारा राजस्व ग्राम। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ये है हमारा राजस्व ग्राम। राजस्व ग्राम की अधिसूचना कौन जारी करेगा, राजस्व ग्राम की अधिसूचना जारी करने का काम किसका होता है, राज्यपाल का। अधिसूचना कौन जारी करता है, राज्यपाल। ठीक, जो पंचायत है वो पंचायत एक या एक से अधिक राजस्व या वन ग्राम का समूह होता है, उस समूह में पंचायत का गठन किया जाता है ना। पर यदि कोई राजस्व ग्राम या कोई वन ग्राम बहुत बड़ा है तो उसके लिए हम अलग अलग पंचायत भी रख सकते हैं, जैसे पंचायत क्रमांक 1 या पंचायत क्रमांक 2 या पंचायत क्रमांक 3। ये तो ऐसा नहीं है कि 2 या 2 से ज्यादा गांवों के लिए ही पंचायत होगा। यदि कोई राजस्व ग्राम बहुत बड़ा है तो उसके लिए 2 पंचायत भी हो सकता है, उसके लिए 3 पंचायत भी हो सकता है, और प्रत्येक पंचायत के लिए, इस पंचायत के लिए एक ग्राम सभा होगा, ग्राम सभा क्रमांक 1। इस पंचायत के लिए एक ग्राम सभा होगा 2। इस पंचायत के लिए एक ग्राम सभा होगा 3। तो प्रत्येक पंचायत के लिए ग्राम सभा होगा। ये ग्राम सभा 2 का व्यक्ति यहां पे नहीं बैठेगा, ग्राम सभा 3 का व्यक्ति ग्राम सभा 1 में नहीं बैठेगा, ग्राम सभा 1 का व्यक्ति ग्राम सभा 2 में नहीं बैठेगा, ग्राम सभा 2 का व्यक्ति ग्राम सभा 3 में नहीं बैठेगा, ग्राम सभा 3 का व्यक्ति ग्राम सभा 2 में नहीं बैठेगा। ठीक है, नहीं बैठने का मतलब ये है कि वहां की जो विस्तारित चर्चा है या वहां नीति निर्माण का जो कार्यक्रम चलता है, उस नीति निर्माण के कार्यक्रम में उस व्यक्ति की भागीदारी नहीं होगी। हाँ, ये हो सकता है कि भाई इस गांव का व्यक्ति है, घूमने का मन आया, जाके अपना घूम लिया, बैठ लिया, ये किया जा सकता है। ठीक है, वैसा हो सकता है। कोई सलाह की बात आती है तो वो एक व्यक्तिगत मामला हो जाता है कि चलो भाई आप आए हो, बुजुर्ग को सलाह दे दो। ये पिछले वीडियो में इसको मैंने डिस्कस किया था कि कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, भाई आप सलाह देना चाहते हो, आप दे दो। वो प्रक्रिया हो सकता है, कई लोग का होता है ना, भाई चलो घूमने चलते हैं, वैसा। लेकिन जब कोई नीति निर्धारण का कार्यक्रम होता है, जब बैठक होगा, नीति निर्धारण का कार्यक्रम होगा, तो वहां पर उसकी कोई भागीदारी नहीं दी जाती है। ठीक है, इस चीज को याद रखना है। तो यदि पंचायत का विघटन हो जाए, मान लो सरपंच बदल जाए, या 5 वर्ष का चुनाव है, 5 वर्ष बाद हमको पंचायत के लिए चुनाव करवाना है, तो इसके लिए चुनाव होगा, तो ये ग्राम सभा वही रहेगा। ये ग्राम सभा का हम चुनाव नहीं करवाते हैं, याद रखना। लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि पंचायत का चुनाव हो रहा है तो उसमें ग्राम सभा के सदस्य बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, क्या होगा। नहीं, ग्राम सभा के जो सदस्य रहेंगे वो ग्राम सभा के सदस्य वही रहेंगे। चुनाव हम किसके लिए करेंगे, सरपंच के लिए करेंगे, पंच के लिए करेंगे। इस तरीके से चुनाव होता है। अब ग्राम सभा के सदस्य कौन कौन हो सकते हैं, तो ये है हमारा धारा क्रमांक 4। धारा 3 जो है वो बताता है अधिसूचना, कैसी अधिसूचना होगी। धारा क्रमांक 4 बताता है निर्वाचन नामावली। किसकी निर्वाचन नामावली, ग्राम सभा की, ग्राम सभा की निर्वाचन नामावली। ठीक है, तो ग्राम सभा की निर्वाचन नामावली जो होगा वो किस तरीके से होगा, तो देखिए, जो पंचायत का जो चुनाव होता है, उस चुनाव के लिए जो मतदाता सूची जारी होगी
उस मतदाता सूची में जितने मतदाता रहेंगे, जो चुनाव देने योग्य रहेंगे, वो सभी ग्राम सभा के सदस्य होंगे, सभी के सभी ग्राम सभा के सदस्य होंगे। उनकी जनसंख्या जो होगी वो अलग हो सकती है। ग्राम सभा के लिए यदि मैंने बताया कि गांव की जनसंख्या बहुत ज़्यादा अलग है, तो बहुत ज़्यादा अलग होने की स्थिति में आप अलग अलग पंचायत, वहाँ पे अलग अलग पंचायतों की व्यवस्था कर सकते हो। लेकिन न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 1500 जनसंख्या न्यूनतम होनी चाहिए, जिसपे हम पंचायतों का गठन कर सकें। तो 1500 जनसंख्या में से पंचायतों का गठन करना है, और उसमें भी 18 प्लस के जो लोग होंगे, 18 प्लस। यदि ग्राम सभा के सदस्य की न्यूनतम जो वर्ष है, न्यूनतम वर्ष पूछा जाए, सदस्यता के लिए न्यूनतम अवधि पूछा जाए, तो न्यूनतम अवधि आप ले सकते हो 18 प्लस। जैसे अलग अलग सभाओं के लिए न्यूनतम अवधि अलग अलग होती है। जैसे आपको लोकसभा सदस्य बनना है तो लोकसभा सदस्य के लिए न्यूनतम अवधि 25 साल, राज्यसभा के लिए न्यूनतम अवधि 30 साल, विधानसभा के लिए न्यूनतम अवधि 25 साल, सरपंच के लिए न्यूनतम अवधि 21 साल। तो सबसे कम न्यूनतम अवधि जो होगी वो ग्राम सभा के सदस्य की होगी, और ग्राम सभा का जो सदस्य होगा उसकी न्यूनतम अवधि होगी 18 प्लस। यदि वो मतदान देने योग्य है तो उसकी न्यूनतम अवधि वहां पे निर्धारित की जाती है। ठीक है। एक और चीज कि हमारा जो ग्राम पंचायत का जो व्यक्ति होगा, ठीक है, या ग्राम सभा का जो व्यक्ति होगा, अब ग्राम सभा की जब बैठक होती है, तो ग्राम सभा की बैठक होगी तो पंचायत को यदि लगता है कि ग्राम सभा की बैठक, क्योंकि जो ग्राम सभा है जब तक उसकी बैठक नहीं होगी तब तक पंचायत का कार्य पूर्ण नहीं होगा। पंचायतों में तो आपका सरपंच और पंच, तो ये पूरी जो व्यवस्था है इसको हम पंचायत मान सकते हैं कि ग्राम सभा का भी रहे, पंच और सरपंच भी रहे, तो इस पूरी व्यवस्था को हम क्या मानेंगे? ग्राम सभा मानेंगे। तो धारा क्रमांक 3 और धारा क्रमांक 4, मेरे ख्याल से ये दोनों आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक। अब बात करते हैं कि जैसे निर्वाचन किसका हो सकता है। अब रजिस्ट्री, धारा क्रमांक 5 ये बताता है रजिस्ट्री। धारा क्रमांक 5 मतदाताओं की रजिस्ट्री, मतदाताओं की रजिस्ट्री। तो मतदाताओं की रजिस्ट्री किस तरीके से की जाएगी, या मतदाता की रजिस्ट्री जो होगा, ये रजिस्ट्री क्या क्या होगा? तो देखिए, मतदाताओं की जो रजिस्ट्री रहेगी उसमें सबसे पहली कंडीशन ये रहता है कि एक व्यक्ति एक ही ग्राम सभा के मतदाता सूची में होगा। एक व्यक्ति एक या अधिक गांव के मतदाता सूची में नहीं हो सकता है। इस चीज को याद रखिए, ये ऑब्जेक्टिव के लायक क्वेश्चन है कि ग्राम सभा के सदस्य के लिए कंडीशन या शर्तें क्या क्या है। तो एक व्यक्ति जो होगा वो एक ही ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है। दूसरी चीज, वो व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य तब होगा जब ग्राम सभा के मतदाता सूची में उसका नाम होगा, और ग्राम सभा के मतदाता सूची के साथ साथ उस एरिया के विधानसभा के मतदाता सूची में भी उसका नाम होना जरूरी है। बात समझ में आई ना? ग्राम सभा के मतदाता सूची में नाम तभी आएगा जब उस क्षेत्र के विधानसभा के मतदाता सूची में उसका नाम होगा। ठीक है। तो ये दो शर्तें हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी अधिकारी की दूसरी मतदाता सूची में नामित है तो वो दूसरी ग्राम सभा के सदस्य में नामित नहीं होगा। ये भी कंडीशन याद रखेंगे। तो मतदाताओं की रजिस्ट्री किस तरीके से होती है, धारा क्रमांक 5 क्या कहता है, ये मैंने आप लोग को बता दिया। मतदाता बनने के लिए एक व्यक्ति एक ही सूची में शामिल होना चाहिए। दूसरी शर्त, उस विधानसभा क्षेत्र, जो विधानसभा क्षेत्र वहां पे आता है उसमें उसका नाम होना चाहिए। ठीक है। यहां पर एक चीज का जिक्र होता है कि जो व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य होगा, ग्राम सभा सदस्य वही व्यक्ति होगा जो उस गांव में मामूली तौर पर निवासरत हो। मामूली तौर पर, देखिए ये वर्ड याद रखेंगे। जो व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य बनेगा उसको उस गांव के मामूली तौर का निवासी माना जाता है। और ये निवासी, ये आया है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950। तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 किससे संबंधित है? तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम किससे संबंधित है? जो वैसे तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम जो है वो समस्त
प्रतिनिधियों से संबंधित है ना। योग्यता और अयोग्यता का जो निर्धारण होता है वो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत ही होता है। जैसे अभी राहुल गांधी वाला जो केस हुआ था, हाई कोर्ट ने उनको जो सजा सुनाई थी जिसके आधार पर उनकी जो सदस्यता थी समाप्त कर दी गई थी, तो वो भी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत हुआ था। तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की हम बात करते हैं 1950 में, तो जो ग्राम सभा के सदस्य के लिए कंडीशन क्या है कि उस गांव में मामूली तौर से निवासी हो। तो यदि उस गांव में मामूली तौर से निवासी हो, तो मामूली तौर पर भी निवासरत है, यदि उसका उस गांव में कोई खेत वगैरह भी नहीं है, मामूली तौर से निवासरत होने का मतलब ये है कि उस गांव में वो आके बस गया है, तो बस गया है तो उसको रजिस्ट्री करवाना है। तो रजिस्ट्री करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली कंडीशन है गांव का नागरिक बनना पड़ेगा। और गांव का नागरिक बनने के लिए उसको क्या चाहिए, मतदाता सूची में नाम। ठीक है, आजकल तो हम लोग आधार कार्ड वगैरह देखते हैं, लेकिन पहले जब आधार कार्ड नहीं था तो सबसे पहली चीज जो देखी जाती थी वो थी मतदाता सूची, और मतदाता सूची फिर आधार कार्ड फिर राशन कार्ड, ये तीन जो चीज थी वो एक आइडेंटिफिकेशन होता है आपका। तो आइडेंटिफिकेशन में क्या होना चाहिए, मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। ठीक है, ग्राम सभा का सम्मिलन यह है धारा क्रमांक 6। धारा क्रमांक 6, सम्मिलन का मतलब है बैठक, ग्राम सभा की बैठकें। ग्राम सभा की बैठक क्यों ली जाएगी, तो ग्राम सभा का बैठक जो है वो इसलिए लिया जाता है कि जब तक बैठक से संबंधित, बैठक जब होगा तो बैठक में कोई एक निष्कर्ष निकलेगा और उसी निष्कर्ष के आधार पर ग्राम पंचायत जो है वो कार्य करेगी। तो एक निष्कर्ष का निकलना जरूरी है। कोई भी सरपंच या कोई भी पंच जो है वो अपने आधार पे कार्य नहीं करेगा जब तक ग्राम पंचायत की, जब तक ग्राम सभा की बैठक नहीं होगी, ग्राम सभा का एक सम्मिलन नहीं होगा। तो सम्मिलन के लिए जरूरी है कि बैठक होना चाहिए। और बैठक कब होना चाहिए, 3 माह में एक बार, कम से कम, ज्यादा भी हो सकता है, यदि जरूरत पड़ी तो बैठक किया भी जा सकता है, लेकिन कम से कम 3 महीने में एक बैठक होना चाहिए। इस तरीके से साल में 4 बैठक, ये एक साल में 4 बैठक इसका आयोजित होना चाहिए। मान लो सरपंच जो है किसी कारणवश बैठक नहीं करा पाता है, या ये हो सकता है कि ग्राम सभा के लोग जो हैं वो ग्राम सभा के व्यक्ति यदि बैठक में शामिल नहीं होते हैं, या वो सरपंच से बिल्कुल किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं सरपंच को, तो उस केस में सरपंच को अपना पद त्यागना पड़ेगा। तो सरपंच के लिए बहुत जरूरी हो जाता है ग्राम सभा की बैठक को करवाना, है ना। तो सरपंच हर 3 महीने में एक बार बैठक करवाएगा, ये न्यूनतम है, ये होना चाहिए। लेकिन मान लो जरूरत पड़ गया, तो जरूरत कब पड़ गया, जब ग्राम सभा के सदस्य या जनपद पंचायत या जिला पंचायत या कलेक्टर अपेक्षित करे कि बैठक होनी चाहिए। कौन कौन, ग्राम सभा के सदस्य। यदि ग्राम सभा के सदस्य लिखित में देते हैं या बोलते हैं कि भाई बैठक होना चाहिए, तो सरपंच को बैठक कराना पड़ेगा। या फिर जनपद पंचायत या फिर जिला पंचायत या कलेक्टर ये अपेक्षित करे का मतलब ये अपेक्षा करे कि बैठक होनी चाहिए, तो बैठक 30 दिन के भीतर में होनी चाहिए, ये कंडीशन याद रखेंगे। यदि कोई बैठक होना है तो वो बैठक 30 दिन के भीतर होना है, जिस दिन से अपेक्षा की जाती है। जैसे कलेक्टर ने एक नोटिस दे दिया कि भाई बैठक होनी चाहिए, तो बैठक होनी चाहिए, तो जैसे ही नोटिस पहुंचा सरपंच के पास, उसके 30 दिन के भीतर में बैठक होना है। और बैठक क्यों होना है, किस लिए होना है, फिर वो ग्राम सभा तय करेगी कि किस आधार पे बैठक होना है। या फिर ऐसा हो सकता है कि सरपंच ना चाहे कि बैठक हो, कोई ऐसा मुद्दा हो जो सरपंच टालता रहे कि बैठक ना हो, तो 60 दिन के 7 दिन के भीतर उसको करवाना पड़ेगा। मान लो 30 दिन का कंडीशन ऐसा है कि कोई इमरजेंसी हो गया है, बैठक नहीं हो पा रहा है, वैसे तो 30 दिन के भीतर में बैठक होना जरूरी है, लेकिन बाई चांस ऐसा कोई इमरजेंसी आ गया है ना, जिसमें बैठक ना हो पा रहा हो, तो उस स्थिति में 60 दिन के भीतर जो है बैठक होना जरूरी है।
एक चीज और, वैसे तो साल में 4 बैठक होना है, 4 बैठक, लेकिन इन केस ऑफ इमरजेंसी, एकदम इमरजेंसी वाला केस है कि भाई बैठक नहीं छो पा रहा है, तो उस स्थिति में साल में कम से कम 2 बैठक देना पड़ेगा 60 दिन के अंदर में। इस तरीके से 67 दिन बोलता हूँ, साल में 2 बैठक जो है, जैसे साल में 4 बैठक जो है ना वो देना पड़ता है, वो जरूरी है, वो तो देना ही पड़ेगा। लेकिन इमरजेंसी के केस मान लो आ जाता है तो 2 बैठक हो जाए तो भी काम चल जाएगा। ठीक, इस बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इस बैठक की अध्यक्षता करेगा मुखिया। अब मुखिया कौन? सरपंच। तो बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? सरपंच। मान लो सरपंच नहीं है तो बैठक की अध्यक्षता कौन कर सकता है? पंच। पंचों में से जितने पंच होंगे उसमें से कोई एक जो होगा वो बैठक की अध्यक्षता कर सकता है। मान लो पंच लोग भी नहीं है तो बैठक की अध्यक्षता कौन कर सकता है? सचिव। जो सरपंच का सचिव होगा वो चाहे तो बैठक की अध्यक्षता कर सकता है। मान लो सचिव भी नहीं है तो उस स्थिति में ग्राम सभा अपने बैठक में उपस्थित किसी व्यक्ति से अध्यक्षता करवा सकता है। तो ये शक्ति जो है वो ग्राम सभा को दिया गया है। ठीक है ना, समझ में आया? मुखिया, सरपंच नहीं है तो कौन करेगा? पंच नहीं है तो कौन करेगा? सचिव, और नहीं है तो कौन करेगा? ग्राम सभा का कोई भी व्यक्ति। आमतौर पे ये व्यक्ति जो है थोड़ा अनुभवी टाइप का व्यक्ति हो उसको बैठक के लिए बुलाया जाता है, पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ग्राम सभा चाहे तो किसी भी व्यक्ति को अध्यक्षता के लिए आमंत्रित कर सकता है। ठीक है, ग्राम सभा की बैठक कौन बुलाएगा? तो ग्राम सभा की बैठक बुलाने का काम किसका होता है? सरपंच का होता है। सरपंच चाहे तो ग्राम सभा की बैठक बुला सकता है, सरपंच नहीं चाहे तो पंच भी चाहे तो ग्राम सभा की बैठक बुला सकता है, पंच नहीं चाहे तो सचिव भी चाहे तो ग्राम सभा की बैठक बुला सकता है ना। मान लो सरपंच और पंच लोग जो है वो नहीं चाह रहे कि ग्राम सभा की बैठक हो 30 दिन के भीतर में, तो उस स्थिति में सचिव का दायित्व होता है कि वो बैठक को बुलाए, बैठक को आमंत्रित करे। इस तरीके से ये सिस्टम जो है रखा गया है। ठीक है, अब जब बैठक होगा तो बैठक में 2 टाइप का बैठक होता है। जब भी बैठक होगा, बैठक होने के लिए एक होता है हमारा मुख्य बैठक और एक को बोलते हैं हम लोग दरबार बैठक। ये वर्ड थोड़ा सा याद रखेंगे। जब भी कोई बैठक होता है तो किसी भी बैठक होने के लिए एक होगा मुख्य बैठक और एक होगा हमारा दरबार बैठक। तो मुख्य बैठक जब होता है तो मुख्य बैठक के लिए कोरम का निर्धारण होता है। कोरम का मतलब होता है कि वह न्यूनतम संख्या जिससे बैठक को प्रारंभ किया जा सके, न्यूनतम से न्यूनतम संख्या जिसमें बैठक को क्या किया जा सके? प्रारंभ किया जा सके। यदि बैठक प्रारंभ करने के लिए कोरम नहीं है, ठीक है, बैठक को प्रारंभ करने के लिए यदि कोरम नहीं है तो फिर बैठक नहीं हो पाएगा। तो कोरम क्या क्या होता है? तो कोरम में कम से कम 1/10 दशमांश होना चाहिए कुल संख्या का, तब बैठक माना जाएगा। 1/3 महिला होना चाहिए कुल महिलाओं का, तब बैठक माना जाएगा। ठीक है, तो ये कोरम को आपको थोड़ा सा याद रखना है। कोरम जो होगा, कोरम क्या होना चाहिए? जैसे 1/10 भाग होना चाहिए, दशमांश भाग बोलते हैं उसको, 1/10 भाग होना चाहिए। जैसे 100 सदस्य हैं तो कम से कम 10 सदस्य होंगे तो फिर वो दशमांश कोरम आ जाएगा। 1/3 महिला होनी चाहिए, यदि 1/3 महिला है तो कोरम को विशिष्ट तौर पे माना जाएगा कि कोरम पूर्ण हो गया है और बैठक जो है वो किया जा सकता है। ठीक है, इसकी जो कोरम की शर्तें हैं ये लाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? सरपंच और पंचों की जिम्मेदारी होती है। यदि आप लोग किसी गांव से संबंधित हैं तो आप लोग को पता होगा कि जब भी ग्राम सभा की बैठक की जाती है तो ग्राम सभा की बैठक के लिए अनाउंसमेंट होता है। कोई भी सरपंच सीधा सीधा बैठक नहीं करेगा, तो सरपंच को क्या करना पड़ता है? नियत दिन नियत तिथि को ग्राम सभा की बैठक होनी है, और ग्राम सभा की बैठक होने के लिए या तो लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट करवाया जाता है, या तो डुगडुगी बजाया जाता है, या तो कोटवार से अनाउंसमेंट करवाया जाता है। कई बार स्थिति ऐसी होती है कि घर घर जाकर भी बताया जाता है कि ग्राम सभा का बैठक होना है
और आपको आना है। ठीक है, तो कोरम की पूर्ति करवाने की जिम्मेदारी जो होती है वो सरपंच की होती है। मान लो कोई विशेष स्थिति हो जिसमें कोरम पूर्ण ना हो, ठीक, तब ऐसी स्थिति में दरबार बैठक लगाया जाता है। अब मुख्य बैठक और दरबार बैठक में क्या डिफरेंस है? तो मुख्य बैठक में नीति निर्माण का कार्य किया जाता है। मुख्य बैठक जब होगा तो उस मुख्य बैठक में नीति निर्णय संबंधी, मतलब मुख्य तौर पे जो विषयों का डिस्कशन होता है वो होता है हमारा मुख्य बैठक में। और दरबार बैठक में क्या होगा? दरबार बैठक में किसी विषय पे चर्चा तो हो सकता है लेकिन नीति निर्माण नहीं होगा। दरबार बैठक मतलब एक सामान्य बैठक वाली बात होती है कि भाई कोरम पूर्ण नहीं है, जैसे मान लो 100 लोग हैं तो 100 में से 10 को आना जरूरी है। ठीक है, अब मान लो 9 महिलाएं हैं तो 9 में से 3 महिलाएं आनी जरूरी है। अब मान लो ये लोग नहीं है, मान लो 5 ही लोग आ गए, ठीक, एक बार बुलाया नहीं है, फिर दूसरी बार मान लो 5 लोग, तो इस तरीके से मान लो नहीं हो पाता है कोरम पूर्ण। तो यदि बार बार कोरम पूर्ण नहीं हो रहा है तो ये भी याद रखो कि सरपंच को पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। सरपंच को ये मानना पड़ेगा कि ग्राम सभा इंटरेस्टेड नहीं है उस सरपंच में, तो उस स्थिति में सरपंच को इस्तीफा देना पड़ेगा। हाँ, एक आध दो बार यदि कोरम की बात होती है और पूर्ण नहीं होता है तो सरपंच अपना दरबार बैठक ले सकता है। दरबार बैठक में किसी विशेष विषय पे चर्चा हो सकती है, चाय पानी पी सकते हैं, आराम से बैठ के गप्पे शप्पे लड़ा सकते हैं, तो वो काम जो है वो दरबार बैठक में हो सकता है। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्रों के लिए, अनुसूचित क्षेत्रों के लिए क्या क्या स्थिति होनी चाहिए? तो अनुसूचित क्षेत्र के लिए जो कोरम की शर्त है वो शर्त है ग्राम सभा सदस्य का 1/3 और महिला 1/3। अनुसूचित क्षेत्रों के लिए ग्राम सभा के जो सदस्य हैं वो 1/3 होनी चाहिए और महिला भी 1/3 होनी चाहिए। तो ये पॉइंट जो है ये थोड़ा सा आप लोग को याद रखना पड़ेगा। कोरम के लिए शर्तें क्या है? दरबार बैठक के लिए कोरम की कोई विशेष शर्तें नहीं है, फिर भी दरबार बैठक के लिए ऐसा माना जाता है कि जैसे ये एक दशमांश हिस्सा है 1/2, तो इसका भी आधा ये दरबार बैठक के लिए शामिल होना चाहिए। जैसे 100 सदस्य है तो 100 सदस्य का 1/10 कर दिए, है ना, तो कितने आ गए? 10 सदस्य। अब मान लो 1/20 कर दो तो कम से कम 5 सदस्य। तो दरबार बैठक के लिए ऐसा होना चाहिए कि कम से कम 5 सदस्य वहां पे, 1/20 आप मान के चलो। उसका भी याद है, जो मुख्य बैठक है, मुख्य बैठक में जितने सदस्य रहेंगे उतने सदस्यों का आधा जो है वो होना चाहिए। ठीक है, अध्यक्षता के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया है कि अध्यक्षता कब कब होगा, कैसा कैसा होगा। जो अनुसूचित क्षेत्र की अध्यक्षता है, अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा की अध्यक्षता सरपंच नहीं करेगा। अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा की अध्यक्षता जो होगी वो ग्राम सभा के सदस्य एक व्यक्ति उठाएंगे और वही अध्यक्षता करेगा, लेकिन वो दोबारा नहीं करेगा। तो ये पॉइंट भी थोड़ा सा आपको याद रखना है कि ग्राम सभा की अध्यक्षता जो अनुसूचित क्षेत्र में होती है वो ग्राम सभा के एक व्यक्ति को उन लोग निकालेंगे, वो व्यक्ति करेगा, परंतु अगली बार वो व्यक्ति नहीं करेगा, अगली बार किसी विशेष व्यक्ति को वहां पे लाना पड़ेगा। ठीक है, तो कौन कौन से दिन में ग्राम सभा की बैठक होती है? तो पहला है 23 जनवरी ग्राम सभा की बैठक। दूसरा है 14 अप्रैल। ये डेट याद रखेंगे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 23 जनवरी, 14 अप्रैल। तीसरा है हमारा 20 अगस्त। चौथा है हमारा 2 अक्टूबर। पांचवा है जून, जून में कभी भी। और छठवां है नवंबर। ठीक है, इसको थोड़ा सीक्वेंस में देखो। देखो अगस्त, 20 अगस्त को, ये बैठकों का अलग अलग जगह पे अलग अलग है, बैठकों का ऐसा कहीं नहीं है। कहीं कहीं पर बैठक जो होता है 26 जनवरी का नियत है, 15 अगस्त का नियत है, 1 मई का नियत है, तो ये अलग अलग डेट पे। यहाँ पे बात हो रही छत्तीसगढ़ के लिए, तो छत्तीसगढ़ में 20 अगस्त, 20 अगस्त के बाद में 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर के बाद में नवंबर, फिर दिसंबर छोड़ के 23 जनवरी, फिर फरवरी मार्च छोड़ के 14 अप्रैल, अप्रैल मई छोड़ के फिर है जून। ये डेट, ये इस सीक्वेंस में थोड़ा सा इसको याद रख लो। ठीक है, तो इस तरीके से ग्राम सभा की बैठक होनी है। यदि 3 बार कोरम पूर्ण नहीं हो पाता है, जैसा मैंने बताया कि यदि कोरम पूर्ण नहीं है तो ये माना जाता है कि ग्राम सभा जो है वो सरपंच में इंटरेस्टेड नहीं है।
तो एक बार हुआ, फिर दूसरी बार हुआ, फिर तीसरी बार हुआ, तो कोरम यदि पूर्ण नहीं है तो सरपंच को एक नोटिस दिया जाएगा और एक अंतिम बैठक के लिए, कोरम पूर्ण होने के लिए फिर उनको एक मौका और दिया जाएगा। तो इस तरीके से कोरम पूर्ति नहीं हो, मान लो चौथी बार भी कोरम पूर्ति ना हो तो फिर उसको पद से हटाना पड़ता है। ठीक है, लेकिन सरपंच की बात भी सुनी जाएगी, ऐसा नहीं है कि सरपंच की बात नहीं सुनी जाएगी। ठीक है, सरपंच की बात भी सुनना जरूरी है। ठीक, इस तरीके से ग्राम सभा जो है वो कार्य करता है। तो आज मैंने आप लोग को जो धारा बताया, कौन कौन सी धारा मैंने आपको बताया है, धारा क्रमांक 3, धारा क्रमांक 4, धारा क्रमांक 3 जो है वो कहता है अधिसूचना जारी करना, तो धारा 4 कहता है मतदाता सूची, धारा 5 मतदाताओं का रजिस्ट्रीकरण, और धारा 6 कहता है ये जो सम्मेलन है, सम्मेलन किस तरीके से किया जाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास बस इतना ही है, इतनी चीज़ें आप लोग पढ़िए, याद कीजिए। जो अगली क्लास होगी, अगली क्लास में हम फिर और कुछ नई चीज़ें देखेंगे ग्राम सभा से संबंधित, क्योंकि ग्राम सभा जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा निकाय है। तो उससे संबंधित क्लास जो है, ये पहला क्लास रहा, ग्राम सभा का एक क्लास और होगा, उसमें भी मैं आप लोगों को एक डिटेल दूंगा। ठीक है, चलिए बाय।